हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुबशर। वीडियो का टाइटल है गाइस बजट 2024 पीएम मोदी लास्ट बिग मूव बिफोर इलेक्शन। मतलब ये फुल इसमें बजट समझेंगे, किस किस सेक्टर में कितना कितना पैसा लगा, क्या कुछ। अभी ये न्यूज़ सर लोगों का ये वीडियो है सारण मैम का, तो प्लीज़ इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको पता है बहुत कमाल समझाते हैं। तो स्टार्ट। सरकार हमारे पैसों का करती क्या है? सिर्फ टैक्सेस बढ़ाती है। देश में प्रगति तो हो नहीं रही। पता नहीं हमारे पैसे जाते कहाँ हैं? टैक्स भरने से क्या फर्क पड़ता है? हम तो पैसे स्पेस जैसे फिजूल खर्चों में ही वेस्ट कर देते हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? 1 फरवरी भारत के लिए काफी इम्पोर्टेंट दिन होता है, क्योंकि इस दिन हम यूनियन बजट प्रेजेंट करते हैं। इस बजट से 3 चीजें पता चलती हैं। सरकार कहाँ से पैसे कमाती है, सरकार ये पैसे कहाँ खर्च करती है, और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सरकार का विजन क्या है। बजट और बजट के टर्म समझना हम सबके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बजट ही डिसाइड करता है कि किस मिनिस्ट्री को कितने पैसे मिलेंगे और वो पैसे कैसे यूज होंगे। एक तेरा, एक मेरा, 3 तेरा, 3 मेरा, 50-50 बराबर है। एवरीथिंग ओके? हैप्पी? वेरी हैप्पी। नो चीटिंग? नो चीटिंग। बजट सिर्फ नंबर्स नहीं होते। जब तक नंबर्स के पीछे का मीनिंग नहीं समझता, तब तक नंबर्स यूजलेस होते हैं। अगर आप बजट के अलग अलग टर्म्स को समझते हैं और सीधे बड़े अनाउंसमेंट समझना चाहते हैं, तो यहाँ हमने नंबर्स एक्सप्लेन किए हैं। इसीलिए हम सबको बजट समझना इम्पोर्टेंट होता है। और आज हम आपके लिए लाए हैं इस साल के बजट का सबसे आसान और एंटरटेनिंग एक्सप्लेनेशन। पैसा आपका है, आप ही के टैक्स से आता है, इसीलिए आपको जानना जरूरी है कि ये पैसा यूज कैसे होता है। बात अगर भारत के ग्रोथ की हो रही है, तो एक इंडस्ट्री है जिसमें जल्द ही भारत एक ग्लोबल लीडर बनने वाला है, और वो है न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री। यानी आपकी लाइफस्टाइल में जो भी कमियां हैं, जो आपके हेक्टिक लाइफ और स्ट्रेसफुल शेड्यूल्स की वजह से कंप्लीट नहीं होती, उन्हें फुलफिल करने वाली इंडस्ट्री। हर दिन भारत के बेस्ट माइंड्स रिसर्च कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, ताकि आपके लिए ऐसे सोल्यूशंस निकले जो आपको हेल्दी बनाए रखें। जैसे अगर पहले किसी को हेयर लॉस होता या फिर हेयर थिनिंग होने लगती, तो उसे रिवर्स करने का कोई भी पेन फ्री और सेफ तरीका नहीं था, एक्सेप्ट एक्सपेंसिव हेयर ट्रांसप्लांट्स के। मतलब जो बाल गए वो गए। लेकिन आज गंजेपन या जेनेटिक हेयर लॉस को कंट्रोल किया जा सकता है। मेरा खुद का एग्जांपल शेयर करता हूँ। कुछ टाइम पहले मैंने नोटिस किया कि मेरा हेयर फॉल बढ़ रहा है और धीरे धीरे एक बॉल्ड स्पॉट डेवलप हो रहा है। आई वाज कन्विंस्ड कि ये सब जेनेटिक्स का खेल होता है, बट आई वाज रॉन्ग, क्योंकि मुझे पता चला कि हेयर लॉस के 7 स्टेजेस होते हैं, जिसमें स्टेज 1 से 4 के बीच हेयर ट्रांसप्लांट के बिना भी बाल वापस आ सकते हैं। त्रया की फ्री हेयर टेस्ट की मदद से मुझे पता चला कि मेरी हेयर लॉस की स्टेज कौन सी है और कौन सी ट्रीटमेंट मेरे लिए सही है, क्योंकि इनकी हेयर टेस्ट हेल्थ कंडीशन, फैमिली हिस्ट्री, डाइट, हेयर टाइप, ये सब एनालाइज करके आपका स्टेज और रूट कॉज पता करती है और एक कस्टमाइज्ड हेयर रूटीन रेकमेंड करती है। इसीलिए मेरे जैसे 2.5 लाख इंडियंस ने त्रया को चुना है, और 93% लोगों को रिजल्ट्स भी मिले हैं, जो आप खुद देख सकते हैं। और ये कोई छोटी बात नहीं है। त्रया मैंने खुद 1 साल पहले ट्राई किया और मुझे 5 से 6 महीने में रिजल्ट्स भी दिखे। आप यहाँ डिफरेंस देख सकते हैं। दिस इज मार्च 2023 एंड दिस इज टुडे, क्योंकि उन्होंने आयुर्वेद, डर्मेटोलॉजी और न्यूट्रिशन 3 साइंसेस को यूज किया। मतलब प्रोडक्ट के साथ सप्लीमेंट्स और फ्री डाइट प्लान भी दिए जाते हैं। सो द प्लान इज ऑल राउंडेड। अगर आपको भी हेयर लॉस हो रहा है, तो उसे बढ़ने से पहले आप त्रया के साथ उसे रोक सकते हैं। त्रया ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री हेयर टेस्ट कीजिए। अपना कस्टमाइज्ड किट खरीदिए और 5 से 6 महीने में रिजल्ट्स खुद देखिए। मेरा अभी 20 यूज करने पर आपको 20% डिस्काउंट भी मिलेगा। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। चैप्टर 1, ये बजट होता क्या है, एक सिंपल भाषा में समझते हैं। समझिए कि आपको आपकी गर्लफ्रेंड के साथ गोवा जाना है, तो आप पूरी लिस्ट बनाएंगे, कहाँ कहाँ घूमना है, कौन से फैंसी होटल में रहना है और किस रेस्टोरेंट में जाकर रील्स शूट करने हैं। इन सारे खर्चों की लिस्ट बनाकर फिर आप देखेंगे कि आपके पास पैसे कितने हैं। यानी आपका बजट क्या है, आप कितने पैसे खर्च करने के लिए तैयार हो। फिर रियलिटी आपको जोर का तमाचा मारेगी, क्योंकि जब जेब में पैसे नहीं है, तब महंगे सपने नहीं देख सकते। हर साल का बजट हमारे लिए कुछ ऐसा ही होता है, एक जोर का तमाचा जो हमें एक रियलिटी चेक देता है। जैसे आप आपके लेवल पर एक्सपेंसेस और इनकम की एक लिस्ट बनाते हैं, वैसे ही केंद्र सरकार भी एक लिस्ट बनाती है कि वो कहां से पैसे कमाएंगे और वो पैसे कहां खर्च करेंगे। बस एज पर आर्टिकल 112 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हर साल लोकसभा और राज्यसभा में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनकम्स और एक्सपेंसेस की लिस्ट प्रेजेंट होनी चाहिए। इसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। तो हर गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर को एक रिटन अकाउंट प्रेजेंट करना आवश्यक है। इस रिटन अकाउंट में कितने पैसे आएंगे, कितने पैसे खर्च होंगे, सरकार के पास कितने एसेट्स हैं
और सरकार ने एसेट्स खरीदने के लिए कितने लोन्स लिए, ये सारे डिटेल्स होते हैं और इसे ही इन शॉर्ट बजट कहते हैं। अब बजट की बात करें तो 3 टाइप के बजट हो सकते हैं। पहला है सरप्लस बजट, जहां आपके इनकम ज्यादा है और खर्चे कम। दूसरा है बैलेंस्ड बजट, जहां आपके खर्चे आपके इनकम से मैच करते हैं। और तीसरा है डेफिसिट बजट, जहां आपके खर्चे इनकम से कई ज्यादा होते हैं। एक गवर्नमेंट के लिए सरप्लस बजट चलाना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि सरकार का काम क्या होता है, लोगों की भलाई के लिए प्रोजेक्ट्स चला, प्रॉफिट कमाना और तिजोरी भरना सरकार का मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होता। सरकार को लोगों की भलाई के लिए खर्चे करने होते हैं। एट द सेम टाइम बहुत सारा डेफिसिट बजट चलाना भी देश के हित में नहीं होता। पिछले साल के बजट में हमारे एक्सपेंसेस 44 लाख करोड़ थे और इनकम 19 लाख करोड़। तो ये बाकी का खर्चा आएगा कहाँ से? बोरोइंग से। जी हाँ, केंद्र सरकार को पैसे बोरो करने पड़ते हैं ताकि वो पैसे खर्च कर सके। हमारे इनकम और एक्सपेंसेस में इतना बड़ा गैप है। इनकम और एक्सपेंसेस के 2 टाइप है, रेवेन्यू और कैपिटल। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी रोजमर्रा के खर्चे, जैसे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की सैलरीज, इलेक्ट्रिसिटी एटसेट्रा। सरकार जो अलग अलग सब्सिडीज देती है वो भी रेवेन्यू एक्सपेंसेस ही होते हैं। रेवेन्यू रिसीट्स यानी एग्जैक्टली उल्टा, यानी रेगुलरली आने वाला पैसा। आपके लिए आपकी सैलरी रेवेन्यू रिसीट है जो हर महीने आपको मिलती ही है। वैसे ही सरकार के लिए टैक्स से कमाया हुआ पैसा, फीस, इंटरेस्ट, पेनल्टीज रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं। अब आते हैं कैपिटल पर। कैपिटल एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस है जिनसे एसेट्स क्रिएट होते हैं। जैसे आपकी केस में घर खरीदना एक एसेट होता है, वैसे ही सरकार के केस में रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, ये सारे कैपिटल एक्सपेंसेस होते हैं, क्योंकि इन खर्चों से इकोनॉमी का लॉन्ग टर्म में फायदा होता है। ये एसेट्स पूरी जनता के लिए बनते हैं। टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है, इकोनॉमी सुधरती है और लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होती है। कैपिटल रिसीट्स यानी वन ऑफ रिसीट्स जो एक ही बार आते हैं। हमने देखा कि भारत का बजट एक डेफिसिट बजट है। इस डेफिसिट को भरने के लिए सरकार को लोन लेने पड़ते हैं। अब ये लोन कोई रेकरिंग इनकम तो नहीं हुआ। सरकार के लिए जो भी इनकम रेगुलर नहीं होता, बार बार आने वाला रिकरिंग इनकम नहीं होता, उसे कैपिटल रिसीट कहते हैं। सरकार के पास लोन्स के तौर पर, ग्रांट्स के तौर पर या किसी भी तरह की मदद के तौर पर आने वाला पैसा रेकरिंग पैसा नहीं होता, वन टाइम पैसा होता है। बजट बनाने का प्रोसेस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का सबसे इम्पोर्टेंट टास्क होता है और वो इसे बनाने में 6 महीने लगाते हैं। सारे मिनिस्ट्रीज को कंसल्ट किया जाता है कि आपको कितने पैसे लगेंगे और उन्हें एक डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है। इस डॉक्यूमेंट को डिमांड फॉर ग्रांट्स कहते हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, कंपनीज, आम जनता से भी ओपिनियंस लेती है कि उन्हें क्या चाहिए, किन एरियाज पर फोकस होना चाहिए, किस सेक्टर को कितने पैसे मिलने चाहिए। ये सारे ओपिनियंस कलेक्ट होते हैं और फाइनली पीएमओ एंड फाइनेंस मिनिस्टर बजट को फाइनलाइज करते हैं। लेकिन 2024 का बजट स्पेशल है। क्यों? क्योंकि इस साल इलेक्शंस है। चैप्टर 2 इलेक्शन बजट्स। 2024 इलेक्शन ईयर है, यानी इस साल मार्च से लेकर मई के महीने तक पूरे देश भर में जनरल इलेक्शंस होने वाले हैं। यानी लोकसभा के 543 सीट्स के एमपीज इलेक्ट होने वाले हैं। इलेक्शन के टाइम अनसर्टेनिटी होती है कि क्या यही सेम सरकार रहेगी या सरकार बदलेगी। अब इस साल जो बजट प्रेजेंट होगा वो अगले साल का बजट होगा। तो अगर सरकार बदलती है तो नई सरकार पुराने प्लानिंग का करेगी क्या? इसीलिए इलेक्शन ईयर में जो बजट प्रेजेंट होता है उसे इंटरिम बजट कहते हैं। इंटरिम यानी अंतकालीन, यानी 2 काल के बीच या फिर 2 गवर्नमेंट्स के बीच। इस समय जो भी पैसा सरकार के पास आता है वो एक फंड में जाता है। इसे कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और इस फंड में से सारे खर्चे किए जाते हैं। इस फंड से पैसे खर्च करने के लिए सरकार को पार्लियामेंट का अप्रूवल लगता है। इंटरिम बजट में वही होता है। इलेक्शन के बाद जो भी नई सरकार आती है वो जुलाई में वापस एक नया बजट प्रेजेंट करती है। इंटरिम बजट फरवरी से जून तक इलेक्शन के खर्चे, सरकार चलाने के खर्चे और रेलवे जैसी मिनिस्ट्रीज को सपोर्ट देने की परमिशन लेता है। इसीलिए इंटरिम बजट का एक और नाम है वोट ऑन अकाउंट। यूजुअली 31 जनवरी को जो इकोनॉमिक सर्वे रिलीज होता है वो भी फुल बजट के साथ ही रिलीज किया जाता है। एक तरह से इंटरिम बजट को टेम्पररी बजट कह सकते हैं। लेकिन ये इंटरिम बजट क्यों, फुल बजट क्यों नहीं? हमने पहले देखा कि सरकार कोई भी पैसा पार्लियामेंट अप्रूवल के बिना खर्च नहीं कर सकती। एक बजट उन्हें सिर्फ एक फाइनेंशियल ईयर खत्म होने तक पैसे खर्च करने की परमिशन देता है। लास्ट बजट जो 1 फरवरी 2023 को प्रेजेंट किया गया था, उस बजट ने सरकार को 31 मार्च 2024 तक पैसा खर्च करने की अनुमति दी। इस साल इलेक्शन होने से रिजल्ट आने तक जून का महीना आ जाएगा। इस समय के लिए खर्चे कैसे होंगे ये डिसाइड करने के लिए ये इंटरिम बजट इम्पोर्टेंट। अब
ये इंटरिम बजट काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है। अगर एक गवर्नमेंट चाहे तो बजट के थ्रू कई डिसीजंस ले सकती है, सब्सिडीज बढ़ा सकती है, फ्रीबीज दे सकती है, टैक्स रेट कम कर सकती है। इससे उनके इलेक्टोरल चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। एट द सेम टाइम अगर पुरानी सरकार पावर में नहीं आती, सरकार बदल जाती है, तो नई सरकार पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लागू हो सकते हैं। इसी को अवॉइड करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने इंटरिम बजट पर रूल्स लगाए हैं, ताकि करंट सरकार बजट में कोई ऐसे अनाउंसमेंट ना करे जिससे उन्हें अनड्यू एडवांटेज मिले। हाँ, लेकिन इंटरिम बजट में सरकार के खर्चों की लिस्ट, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फिस्कल डेफिसिट, फ्यूचर प्रोजेक्शंस, ये सब हो सकता है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने दिसंबर में ही कहा था कि 2024 का बजट प्री इलेक्शन बजट है, उन पर रिस्ट्रिक्शंस है। इसीलिए उन्होंने कहा डोंट एक्सपेक्ट एनी बिग बैंग अनाउंसमेंट्स इन द बजट। सारे बिग बैंग अनाउंसमेंट्स जुलाई में ही आएंगे। अब नेचुरली सवाल ये आता है कि क्या कोई बड़े अनाउंसमेंट करने पर कॉन्स्टिट्यूशन ने रोक लगाई है? The answer is no। पिछली बार जब इंटरिम बजट प्रेजेंट हुआ था 2019 में, तब पीयूष गोयल जी ने अनाउंसमेंट्स किए थे। सैलरी लोगों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 से 50,000 तक बढ़ाया गया था। पीएम किसान स्कीम लॉन्च हुआ था, जिसमें किसानों को हर महीने 6,000 रुपए मिलेंगे। अनएम्प्लॉयड लेबरर्स को 3,000 रुपए पर मंथ का पेंशन अनाउंस किया गया था। सिमिलरली 2014 के इंटरिम बजट में पी चिदम्बरम ने मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए कई आइटम्स पर एक्साइज ड्यूटी कम की थी, इंक्लूडिंग कार्स। उन्होंने सर्विस टैक्स में भी माइनर चेंजेस अनाउंस किए थे और मेनली एजुकेशन लोन्स के इंटरेस्ट पर सेंट्रल गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड किया था। चैप्टर 3 इंटरिम बजट के डिटेल्स। एकदम फ्रेश ताजा बजट मेरे हाथ में आ चुका है। चलिए देखते हैं कि इस साल हम सबसे ज्यादा पैसा कहाँ खर्च करने वाले हैं। आपके टैक्स के पैसे का होता क्या? चलिए समझते हैं कि टॉप 5 एक्सपेंसेस क्या हैं। नंबर 5 पर है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, जिन्हें हम 2,13,323 करोड़ दे रहे हैं। क्यों? ताकि हम गरीबों को राशन दे सकें। सिर्फ फूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम 2,13,020 करोड़ खर्च करने वाले हैं। नंबर 4 है रेलवे, जिन्हें हम 2,55,393 करोड़ देने वाले हैं। हमें रेलवे को अपग्रेड करने की जरूरत है। कई सारे ओल्ड बोगीज को हम वंदे भारत स्टैंडर्ड्स में अपग्रेड कर रहे हैं और इन सब बातों के लिए पैसे लगते हैं। नंबर 3 है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, और रास्ते बनाने के लिए हम 2,78,000 करोड़ खर्च करने वाले हैं। ये फिगर बड़ी लगती जरूर है, लेकिन क्या ये रेवेन्यू एक्सपेंस है या कैपिटल एक्सपेंस? क्या इससे कोई भी एसेट बन रही है या फिर ये फिजूल के खर्चे हैं? हमें कमेंट्स में बताइए ताकि हमें समझे कि आप में से कितनों को कौन सा समझे। नंबर 2 पर है डिफेंस। देश की बॉर्डर्स इम्पोर्टेंट है, जिन्हें सुरक्षित रखने के लिए हम पूरे 6,21,540 करोड़ देने वाले हैं। यहाँ ये समझना इम्पोर्टेंट है कि हम 1,72,000 करोड़ कैपिटल आउटले के तौर पर खर्च कर रहे हैं और डिफेंस पेंशन पर 1,41,205 करोड़ के पेंशन दे रहे हैं। क्या आप गैस कर सकते हैं? नंबर 1 पर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जिन्हें हम 18,50,228 करोड़ रुपीस दे रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इतने सारे पैसे का करती क्या है? इसमें से मेजर कंपोनेंट लोन की इंटरेस्ट रीपेमेंट पर जाता है। 11,90,440 करोड़ रुपीस का तो हम ब्याज पे करते हैं, और ये इस साल की बात नहीं है, हर साल लोन का इंटरेस्ट कंपोनेंट हमारे बजट का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। लोन लिया वो वापस समझना इम्पोर्टेंट है कि यस हमारे टैक्सेस हैं, लेकिन फिर भी हमारा देश एक डेफिसिट बजट में चलता है और हमारे बजट का एक बड़ा हिस्सा पुराने लोन के इंटरेस्ट चुकाने में खर्च होता है। लेकिन ये नंबर्स फाइनल नंबर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि इलेक्शंस में कुछ भी हो सकता है। सरकार सेम रह सकती है या फिर सरकार बदल भी सकती है। इसलिए इस साल नंबर से ज्यादा सरकार की सोच समझना जरूरी है। सरकार इन एरियाज पर फोकस करना चाहती है। रूफटॉप सोलर, जहां 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर पैनल्स लगेंगे। इससे एनवायरनमेंट को भी फायदा होगा और लोगों के खर्चे भी लगेंगे। मिडिल क्लास के लिए हाउसिंग प्लान की बात हो रही है, जहां मिडिल क्लास लोग अपने खुद के घर खरीद सके। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करके मेडिकल कॉलेजेस बनाए जा सकते हैं। ऐसे बड़े बड़े डॉक्टर्स जैसे डॉक्टर देवी शेट्टी कहते आए हैं। गवर्नमेंट अब इस बात को एग्जामिन करके इस पर पॉलिसी निकालने वाली है। आंगनवाड़ी वर्कर्स रूरल हेल्थ केयर के बैकबोन है। आयुष्मान भारत स्कीम अब इन एसेंशियल वर्कर्स पर भी लागू होगा। भारत में हार्वेस्ट के बाद कई फूड लॉसेस होते हैं, जिससे फार्मर्स और कंज्यूमर्स दोनों का नुकसान होता है। ये कम करने के लिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पर सरकार पॉलिसी लाएगी। ऑफ कोर्स अगर प्रोटेस्ट शुरू नहीं हुए तो।
सरकार टारगेट कर रही है कि भारत से सी फूड एक्सपोर्ट्स डबल हो जाए, जिससे डबल हो 55 जाए लाख ना? लोगों को रोजगार मिलेगा। सरकार प्राइवेट रिसर्च को बढ़ावा देना चाहती है और इसके लिए वो 1 लाख करोड़ का एक रिसर्च कॉर्पस ला रही है, जिससे 1 50 लाख सालों के करोड़। लिए इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिए जा सकते हैं, ताकि हमारी युवा पीढ़ी रिसर्च और इनोवेशन पर फोकस करे। डोमेस्टिक ओह, टूरिज्म को बढ़ावा देने पर tourism। सरकार फोकस करेगी, इंक्लूडिंग बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन लक्षद्वीप आइलैंड्स। स्पिरिचुअल टूरिज्म पर सरकार बेट ले रही है कि ये भारत के लिए गेम चेंजर हो सकता है। पॉलिटिक्स के बारे में सोचे तो इस साल इलेक्शंस है, यानी रेवड़ी पॉलिटिक्स के बारे में सोचे तो अभी बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स होनी चाहिए थी, जिन्हें लोगों को ये सेम गवर्नमेंट चुनने के लिए एक इंसेंटिव मिले, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, जिसकी वजह से इंटरनेट पर कई सारे मीम्स उभर कर आए हैं। Because this budget is bad for politics, but it is good for economy. बजट पढ़ना और समझना इसीलिए जरूरी है क्योंकि इससे हमें समझता है कि हमारे पॉलिटिकल लीडर्स पैसे कहाँ खर्च कर रहे हैं। उनका विजन समझ में आता है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि क्या वो देश के फायदे में डिसीजंस ले रहे हैं या नहीं। हमें ये याद रखने की जरूरत है कि भारत एक डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। यानी सरकार जो पैसा खर्च कर रही है वो हमारा पैसा है, वो हमारे लिए खर्च किया जा रहा है और हमारे बिहाफ पर खर्च किया जा रहा है। तो ये सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं? मिनिस्ट्री को किन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है? हमें देश को इम्प्रूव कैसे करना है? ये सब हमें एज सिटीजन्स करने की जरूरत है और इस सब की शुरुआत होती है बजट समझने से। इसीलिए हमने हाउ इंडिया इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। तो यार ये था सीन सारा, मैं कहता हूँ मजा आ गया भाई, फुल एक्सप्लेन हुआ है। सबसे ज्यादा फाइनेंस जो मतलब ब्याज कर्जे चुकाना होता है ना, 18 लाख करोड़ उसको दिया है, 6,20,000 करोड़ मिला है आर्मी को। कर्जे चुकाने हाँ। वाला फाइनेंस जो था ना, हाँ। वो 11 लाख करोड़ वो तो सिर्फ खाली ब्याज वो होता है वो उससे। जो पैसा दे वो रहा जो था, लोन वापस का का ब्याज लोन। है उसका वो भाई ब्याज इंटरेस्ट पे हो रहा है। हाँ वो हाँ। और जो बाकी बचता है मुख्तलिफ अच्छा, फंक्शन इंडियन पे गवर्नमेंट लगता फुल है। बजट हाँ। बताती है कहाँ पे हम कितना हाँ। लगा रहे हैं, ताकि अच्छा आवाम को पता हो। एक बात मैंने हाँ। नोट की, अगर ये गवर्नमेंट चाहती ना, अभी इलेक्शन आ रहे हैं, बड़े बड़े बातें हाँ, कार्यक्रम लेकिन कर इन्होंने सकते थे, नहीं किया, लेकिन इंडिया में इन्होंने ये इतना चेंज नहीं किया बजट। चेंज हाँ। कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा एक और बात मैंने अगर ये गवर्नमेंट चाहती है अपने फायदे में वोट के लिए कर सकती थी, लेकिन इसने इतना गाइस कोई आपकी change नहीं किया। केयर टेकर गवर्नमेंट कब आएगी? हाँ, मतलब वो गाइस कब जो system मतलब एक आएगा? केयर हाँ। टेकर जो हाँ। गवर्नमेंट होती है, फॉर एग्जांपल और ये अब हमारी आपका अभी 3 आई महीनों है। के अंदर हाँ। मुख्तलिफ राज्यों में इलेक्शन होता है या क्या सिस्टम है? हाँ, ये भी लाजमी होता है। बताइएगा और केयर यार। टेकर गवर्नमेंट कब आएगी भाई? मेरे ख्याल में जो ये होंगे 3 महीनों में सारे भारत के इलेक्शन होंगे। हाँ मुझे पता है। तो ये क्या मुझे फिर पता है। कौन सी सरकार आती है, इस पर वोट किसको दे रहे हो? कमेंट में प्लीज लाजमी बताना। ये थी फुल बजट की डिटेल। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो